अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने लेसन 44 को पढ़ना है, जिसके अंदर हमने स्पीचेस और ओरल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बॉडी देखेंगे कि बॉडी में हम क्या करते हैं। 3 और 4 मेन पॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। 3 और 4 मेन पॉइंट्स इन योर आउटलाइन। बॉडी में आपको पता है, मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी आउटलाइन की, कि मेन पॉइंट्स होते हैं और फिर उनके सब पॉइंट्स होते हैं। तो क्या करना है, इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट होते हैं। यूज़ द, और वो ये भी कह रहा है कि आप जो है जब बॉडी किसी भी चीज़ की लिखते हैं, लाइक प्रोजेक्ट और थीसिस की, ठीक है, तो आप उसके अंदर एक सेम पैटर्न यूज़ कर सकते हैं जैसा कि आप किसी लेटर को लिखने में इस्तेमाल करते हैं, मेमो और रिपोर्ट वगैरह को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है, आपने चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करनी है। मतलब सिंपल ये कि आपने उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंसेस और ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं, वल्गर लैंग्वेज या मतलब कुछ भी। तो जब भी जो है अपनी जो कंटेंट है उसको क्लियर टेक्स्ट में लिखते हैं ताकि अगले बंदे को जो है वो इजीली समझ आ सके। इसके अलावा पीछे मैंने रिपोर्ट्स वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हम बॉडी के अंदर क्या क्या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर। एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसमें स्मॉल लिंक्स, उसमें ये 3 पॉइंट्स याद रखते हैं, ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स के आगे सब हेडिंग्स भी हैं, मतलब ये हेडिंग है तो ये इसकी सब डिटेल है। स्मॉल लिंक्स बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। उसने कहा है कि जब भी आप कोई थीसिस या प्रोजेक्ट लिखते हैं उसके अंदर आपका जो एम्फसाइजिंग स्ट्रक्चर है, मतलब कि उसको देख के अगले बंदे को जो चीज़ फील होना, यानी आपका जो लिंक है सेंटेंसेस का, पैराग्राफ्स का, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके अंदर आपने अवॉइड करना है कि छोटे छोटे सेंटेंसेस ना हो, ठीक है, क्लिप्ड सेंटेंसेस ना हो। यूज़ कनेक्टिंग वर्ड्स टू बिल्ड इफेक्टिव लिंक्स। आपने क्या करना है, वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसका पिछले वाले वर्ड्स के साथ लिंक होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक सेंटेंस में एक बात कर रहे हैं और आगे वाले में कुछ और बात कर रहे हैं हम। तो यही है कि आपने सेंटेंसेस पैराग्राफ के दरमियान एक छोटा सा लिंक जो है वो इस्टेब्लिश करना है। और वो लिंक कैसे होगा कि जब आपका पिछला लफ्ज़ या सेंटेंस आगे वाले लफ्ज़ के साथ कनेक्टेड होगा, यानी एक स्मूथली एक सिमिलरिटी होनी चाहिए बात के अंदर कि आप एक ही बात पर, एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। उसके बाद है 1 और 2 ट्रांजिशनल वर्ड्स विल बी इनफ। उसने कहा है कि जब भी आप कोई पैराग्राफ या बॉडी या कुछ भी लिखते हैं तो उसके अंदर आपने कम से कम 1 या 2 ट्रांजिशनल वर्ड्स का भी इस्तेमाल करना है, जो कि उस पैराग्राफ के अंदर काफ़ी होते हैं। यानी अगर आप 1 और 2 इस्तेमाल कर लें तो वही काफ़ी हैं। कंजक्टिव एडवर्ब्स यूज्ड टू जॉइन और टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस सच एज हाउएवर, हेंस, ऑल्सो, कॉन्सिक्वेंटली, मीनवाइल, नेवरथलेस और मोरओवर। ने क्या कंजक्टिव वर्ड्स कौन से होते हैं, या कह लें कि ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले ना कि ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं जो हम बाज़ औक़ात पैराग्राफ के अंदर यूज़ होते हैं, तो वो ये कंजक्टिंग एडवर्ब्स होते हैं। कौन से? जो कि हम जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जॉइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उनकी एग्जांपल क्या है, सच एज, हाउएवर, हेंस, ऑल्सो। ये सारे जब हम किसी एक पैराग्राफ के अंदर 1-2 बार इस्तेमाल कर लें, या मोरओवर, नेवरथलेस, मीनवाइल, तो इस तरह के जो है वो ट्रांजिशनल वर्ड्स जो हैं काफ़ी होते हैं, 1 या 2 एक पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल कर लें। उसके बाद है कॉल अटेंशन टू द ट्रांजिशंस बाय यूजिंग जेस्चर्स। उसने कहा है कि पैराग्राफ के अंदर जो है, पैराग्राफ में नहीं है, चेंजिंग योर टोन ऑफ वॉइस, इंट्रोड्यूसिंग अ विजुअल एड। जब भी आप किसी विजुअल एड के थ्रू बात करते हैं ना, तो क्या है होता है कि आप कुछ जेस्चर्स का यूज़ कर लें। लाइक ये आपके जेस्चर्स हैं, ठीक है, कि आपके फेस को देख के अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी ऑफिस के अंदर और आपके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, अगर आप विजुअल एड इस्तेमाल नहीं करते तो आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं उसी को एज एन विजुअल एड वो मान लें। यानी कि आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाए उनको कि जो है वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कितनी जो है स्ट्रेंथ रखती है। उसके बाद ये भी देखना है कि जो आपकी वॉइस है उसमें कितनी पावर है। मतलब बाज़ स्पीकर्स जो होते हैं, ये आपने देखे होंगे,
جتنے بھی بڑے بڑے اسپیکر ہیں لائک قاسم علی شاہ، تو ان کا کانٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں، پھر وہ بڑا پولائٹلی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ٹون جو ہوتی ہے وائس کی وہ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ کا جو بیہیویئر ہے، آپ کی جو وائس ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، اس کا ٹون۔ اور جیسے کہ میں پچھلے والے لیکچرز میں بڑا جو ہے وہ کہہ لیں کہ کھڑک کھڑک کے بول رہی تھی، جبکہ میں جو میرا یہ والا لیکچر ہے اس میں بڑا پولائٹلی بول رہی ہوں، اور یہ میں اس وجہ سے نہیں بول رہی، بلکہ میرے اس سے پہلے بھی کافی جو CS 610 کے ہیں، CS 402، CS 501، یہ بھی لیکچرز ہیں نا جو میرے بکس کے، ان میں بڑا پولائٹلی بول رہی ہوں۔ بس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مجھے اس طرح سے جو تھا وہ بولنا پڑا، مطلب آواز نکال کے بولنا پڑا۔ اس کے بعد دیکھیں جی، اس کے بعد ہے ہولڈنگ دی آڈینسز اٹینشن، کہ آپ اپنی آڈینس کی اٹینشن کس طرح سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یعنی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی یہ سیمینارز وغیرہ دیکھے ہوں گے، یا عمران خان کا کوئی کسی جلسہ جوائن کیا ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی موج مستیوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کی اسپیچ کو بہت اچھے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ آپ نے پوری آڈینس کو جو ہے وہ اٹینشن دینی ہے، کہ وہ اس طرح بولنا ہے کہ وہ آپ کو اٹینشن لے کے سن سکیں، مطلب آپ کو اگنور نہیں کریں۔ تو اس نے کہا ہے کہ کچھ ہیلپ فل ٹپس ہیں جس سے آپ اپنی آڈینس کی اٹینشن سیکھ کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوسچن آ سکتا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کی جو اٹینشن ہے اس کو کس طرح سے سیکھ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے، پیپل آر انٹرسٹڈ ان تھنگس دیٹ افیکٹ دیم پرسنلی۔ اس نے کہا ہے کہ جب وہ انٹرسٹ، پہلے تو یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی چیز میں انٹرسٹڈ ہوں، آپ کی اسپیچ میں، آپ کی پریزنٹیشن میں پرسنلی۔ جب وہ انٹرسٹ لیں گے تو تب ان کے اوپر آپ کی جو ہے بات افیکٹ کرے گی۔ پھر جو ہے پریزنٹ ایوری مومنٹ ان لائٹ آف دا آڈینس نیڈس اینڈ ویلیوز۔ پریزنٹ ایوری پوائنٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ کی پریزنٹیشن کے اندر آپ نے پلان کیے ہوئے ہیں پوائنٹس، ہر پوائنٹ کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، تاکہ وہ پوائنٹ جو ہیں آپ کی آڈینس کی نیڈس بن سکیں اور ان کو لگے کہ یہ چیز ویلیویبل ہے اور اس کو سننا چاہیے۔ ایکسپلین دا ریلیشن شپ بٹوین یور سبجیکٹ اینڈ فیملر آئیڈیاز۔ پھر آپ نے اپنا جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے ایکسپلین کرنا ہے کہ جس سبجیکٹ کے اوپر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اس پہ، اور اس کے بارے میں کچھ آئیڈیاز دینے ہیں۔ جب آپ جو ہے تھیوریٹیکلی ایک چیز پہ بات کرتے رہتے ہیں تو آپ بور ہو جاتے ہیں، آڈینس جو ہے وہ بور ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ اپنی آئیڈیاز، اپنی سٹوریز بتاتے ہیں تو ان کا دھیان تھوڑا سا مطلب بڑھ جاتا ہے، کہ ایک نئی چیز جو ہے وہ ان کو سننے کو ملتی ہے، تو تب وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ لائک جیسے میں اگر آپ کو یہ تھیوری ساری پڑھائی جا رہی ہوں، آپ بور ہو جائیں گے، لیکن میں پیچھے والی سلائڈس کی طرح ہر چیز کے ساتھ اس طرح پکچرز لگا کے سمجھاؤں گی نا، آپ بور نہیں ہوں گے، آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تھیوری سے بندہ جو ہے وہ تھوڑا بور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے بائی شوئنگ ہاؤ یور سبجیکٹ ریلیٹڈ ٹو آئیڈیاز، اور پھر آپ نے یہ شو کرانا ہے کہ جو آپ نے آئیڈیا دیا ہے وہ آپ کے سبجیکٹ، آپ کے مین ٹاپک جو آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کی پریزنٹیشن کسی اور چیز پہ ہے اور آئیڈیا آپ کسی اور چیز کا دے رہے ہیں۔ دا آڈینس آلریڈی انڈرسٹینڈس۔ کیوں انڈرسٹینڈ کرے گی؟ پہلے ہی کیونکہ وہ اس سبجیکٹ کے بارے میں پڑھ چکی ہے، تو وہ آپ کے آئیڈیا کو بھی انڈرسٹینڈ کرے گی۔ یو گیو پیپل اے وے ٹو کیٹیگرائز اینڈ ریممبر یور پوائنٹ۔ تو پھر اس نے کیا کہا ہے کہ ہم پیپلس کو جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مین پوائنٹس ہیں یا جو کیٹیگریز ہیں، نہیں، جو مین پوائنٹس ہیں ان کو کیٹیگرائز کر سکیں، ان کو یاد رکھ سکیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی کیٹیگریز آپ نے ایکسپلین کی ہیں۔ You can also hold the audience interest by introducing variety into your speech or presentation۔ تو اس نے کہا ہے کہ آپ اپنی آڈینس کو جو ہے وہ اس طرح سے بھی کنونس کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ انٹروڈیوس کرائیں جو ہے ڈفرینٹ اسپیچز کو، ڈفرینٹ پریزنٹیشنس کو، مطلب ڈفرینٹ ویز سے، ڈفرینٹ اسٹائل سے، تاکہ ان کا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو آپ کی طرف اور وہ آپ کو سنیں۔ تو یہ ہوتی ہیں کچھ ٹپس جب آپ نے آڈینس کی ٹینشن کو سیکھ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے دا کوسچن اینڈ آنسر پیریڈ۔ کوسچن آنسر پیریڈ یہ ہوتا ہے جیسے کہ لائک عمران خان کا ہی لے لیں، جب وہ جلسے میں کچھ اسپیچ وغیرہ دیتا ہے تو آڈینس بھی اس سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتی ہے اور وہ پھر ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ تو کوسچن آنسر میتھڈ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی پریزنٹیشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ موسٹلی جب جو اسٹوڈنٹس ریگولرلی یونیورسٹیز پڑھتے ہیں ان کو تو ان چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ جب وہ پریزنٹیشن دے کے فارغ ہوتے ہیں، یا تو ٹیچر ان سے کوئی کوسچن کرتا ہے یا اس کے کلاس فیلوز سے کوئی کوسچن کرتے ہیں،
अब मोस्टली जो स्टूडेंट्स अगेंस्ट होते हैं ना उस बच्चे के, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं ताकि इसको नंबर कम मिले। तो ये क्वेश्चन आंसर मेथड ना फीडबैक के लिए होता है कि जो आपने प्रेजेंटेशन दी है उसकी जिस टॉपिक की समझ नहीं आई तो बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं। लाइक आपको मेरी इस प्रेजेंटेशन की समझ नहीं आएगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, मैं उनका आंसर दूंगी। तो ये होता है फीडबैक कह लें आप, या क्वेश्चन आंसरिंग पीरियड कह लें। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपको आ जाए ना कि किस तरह से होता है, तो आप क्या करते हैं, लिसन टू द एंटायर क्वेश्चन। मैं आपके क्वेश्चन को सुनूंगी या उसको रीड करूंगी, पॉज एंड रिपीट, अगर मुझे समझ नहीं आएगी तो मैं उसको रिपीट करके पढ़ूंगी। क्रेडिट द पर्सन, मैं आपको अहमियत दूंगी। मोस्टली जितने भी लोग कमेंट करते हैं, अगर मेरे पास टाइम ना हो तो मैं उनको हार्ट का साइन ज़रूर सेंड करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं, इससे ही मुझे इतना ज़्यादा हौसला हो जाता है। फिर उसके बाद फिर जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं हर बंदे को रिस्पॉन्ड करती हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन, फिर मैं हर बंदे को जो है वो आंसर देती हूँ। आप मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने रिप्लाई ना किया हो। ब्रिज टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं क्या करती हूँ कि बाज़ औक़ात मुझे नोटिफिकेशन इतने आए होते हैं, 5 से 6 आए होते हैं। ठीक है, लाइक तो हर लेक्चर के हिसाब से, तो मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। तो ये होता है क्वेश्चन आंसर पीरियड। सेलेक्टिंग द राइट मीडियम, हम नोट से चल के पढ़ते हैं? नहीं, बल्कि हमने नोट से नहीं पढ़ना, यहाँ पे मैंने इसको बनाया हुआ था। सबसे पहले जब भी हम जो है अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो उसमें हम किन किन चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने हैंडआउट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, अगर आप लोग मेरे पास बैठे होते तो मैंने क्या करना था, छोटी छोटी कॉपीज़ बना के रखनी थी, या एक एक पेज बना के रखना था इस प्रेजेंटेशन का, ताकि मैं पहले आप लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी प्रेजेंटेशन डाइस पे जाके दूँ, ताकि आपको जिस पॉइंट की मेरे बोलने से समझ ना आए आप उसको उस पेपर से रीड कर सकें। तो वो हो गया हैंड आउट। तो मोस्टली आपने देखा होगा पोर्टफोलियो छोटे छोटे या कोई एक पेपर जो है वो लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक जो है वो पेज होता है। उसके बाद क्या होता है, चाक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। आप अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान जो है चाक बोर्ड और वाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं मोस्टली ऑफिस के अंदर। ऑनर जो होता है जब मीटिंग करता है तो वो इन चीज़ों के ज़रिए, या जो बंदा प्रेजेंट करता है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए अपने एम्प्लॉयज़ को समझाता है। प्लान, ठीक है, प्लान समझाता है। उसके बाद होता है फ्लिप चार्ट्स आपको पता होगा। एंड अगर आपको नहीं पता ना कि क्या है, तो आपने कभी डॉक्टर के पास गए हों तो वो क्या करता है, एक छोटी सी कॉपी रखी होती है जिसके ऊपर वो मेडिसिन वगैरह लिख के देता है, तो पेज को पलट देता है, फिर अगले पेज पे ऊपर लिखता है, तो वो होते हैं फ्लिप चार्ट। और ये मोस्टली जो है प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लाइक ऑफिस में अगर वो इस साइड पे इस फ्लिप चार्ट को एक स्टैंड के ऊपर रख लेता और इसमें मेन पॉइंट्स को नोट करता, तो ये प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली जो डॉक्टर्स वो फ्लिप चार्ट नहीं यूज़ करते, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया कि इस तरह की एक कॉपी टाइप होता है फोल्डर। उसके बाद है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स किसको कहते हैं, जिसके अंदर आपकी कॉस्ट और एक्सपेंसेस लिखे होते हैं। ठीक है, यानी एक प्रोजेक्ट है, आपने ये देखना है कि उसके ऊपर लागत कितनी आई है और फिर उसके ऊपर जो है उसकी कॉस्ट कितनी थी और उसके प्रॉफिट्स कितने हुए हैं। तो ये होते हैं हमारे ओवरहेड्स। ओवरहेड की जो है वो एक की भी होती है। ठीक है, उसके बाद ओवरहेड जो है वो पेजेस की फॉर्म में भी निकलते हैं, लाइक जैसे हम फैक्स वगैरह यूज़ करते थे पहले। ठीक है, तो एक्सपेंसेस और कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए हम कैलकुलेटर का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम अपनी ओवरहेड्स निकालते हैं, कॉस्ट। और उसके बाद होती हैं स्लाइड्स आपको पता ही है, मैं स्लाइड्स यूज़ कर रही हूँ। वन बाय वन आगे वाली स्लाइड पे जा रही हूँ, तो प्रेजेंटेशन के लिए हम स्लाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद होती है इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। अच्छा, मैंने इस वर्ड को जो है वो गूगल नहीं करके देखा, क्योंकि ये मैंने वर्ड पहली बार पढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है, मतलब पहले कुछ और वर्ड था इसकी जगह ना, मतलब होगा भी और है भी। तो इस लेसन में मैंने इसको जो है फर्स्ट टाइम पढ़ा है, या पढ़ा होगा भूल गई होंगी। तो इसकी अगर मैं जो है जो बोल रही हूँ अगर आपको मिस्टेक लग रही है तो वो जो है इग्नोर कीजिएगा काइंडली। उसके बाद है अ स्पीच दैट अ पर्सन डिलीवर्स विदाउट प्री डिटरमाइन और डिटर्मिनेशन और प्रिपरेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल ये बंदा है, इसने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, इसको एक दिन पहले या 2-3 दिन पहले अनाउंस किया गया था कि आपने फ़लाँ दिन जो है अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये क्या करता है, ये इग्नोर कर देता है इस बात को। जैसे लड़के मोस्टली कह देते हैं, लड़कियां तो कर लेती हैं, लड़के कह देते हैं कर लेंगे यार, आने दो। ठीक है, तो ये बिना तैयारी करके ऑफिस चला जाता है और फिर ये इस तरह से कंफ्यूज होता है।
وداؤٹ پریپریشن جب آپ پریزنٹیشن دیں گے تو آپ کے پاس کیا نالج ہوگا، آپ کیا بولیں گے، تو لوگ آپ کے اوپر لافنگ ہی کریں گے نا. تو یہ ہوتا ہے امپرومپٹو اسپیکنگ. تو یہ آپ دیکھیں، یہ آڈینس ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے بندہ پریزنٹیشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے، لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے یا آپ خود ہنس کے کنفیوز ہو جائیں گے جب آپ کو کچھ بولنا نہیں آئے گا. بولنا تب نہیں آئے گا جب آپ کو جو ہے وہ کچھ آتا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ لیکچر ہوتا ہے ختم. 1 منٹ میں دیکھ لیتی ہوں. ہاں جی، ختم ہوتا ہے. اور تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اٹس اے ہمبل ریکویسٹ. اور دوسری بات یہ کہوں گی کہ جو میں نے پوائنٹس اس کے اندر چھوڑے ہیں نا اس لیکچر کے اندر، وہ مجھے لگتا تھا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، بہت تھیوری تھی اس میں، نہ تو MCQs بن سکتے ہیں اور نہ کوئی شارٹ لانگ کوسچنس بن سکتا ہے، اس لیے میں نے ان کو ڈسکس نہیں کیا. تھینک یو. اللہ حافظ.